ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पान नंबर 15, इस 15 पेज पर प्रथम ही पंक्ति है। आह कोयम अध्यासः नाम इति। तो बात ये चल रही है, वेदांत सिद्धांत के अनुसार भूत भौतिक समस्त प्रपंच और उस प्रपंच का कारण अज्ञान कल्पित है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, यही बंध है। और इस बंध की निवृत्ति ज्ञान से होती है, क्योंकि बंध कल्पित है और ज्ञान से कल्पित वस्तु की निवृत्ति होती है। कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है, सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। अतः जीव ब्रह्मैक्य का अपरोक्ष साक्षात्कार जब हो जाता है तो समस्त कारण सहित कार्य रूप बंध की निवृत्ति होती है। किंतु जिस प्रकार वेदांती लोग इस प्रपंच को कल्पित अर्थात मिथ्या कहते हैं, वैसे अन्य लोग मिथ्या नहीं कहते। अतः उन लोगों ने शंका की थी कि युष्मत् प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय गोचर ऐसे जो दो अत्यंत परस्पर विरुद्ध विषय है, आत्मा और अनात्मा, तो अस्मत् प्रत्यय का विषय हुआ आत्मा, युष्मत् प्रत्यय का विषय हुआ अनात्मा। ये दोनों तम और प्रकाश की तरह अत्यंत विरुद्ध होने के कारण एक का दूसरे पर अध्यास नहीं हो सकता है। अतः आत्मा पर अनात्मा और अनात्मा के धर्मों का अध्यास कहना, उसी प्रकार विषय रूप अनात्मा में आत्मा का और आत्मा के धर्म का अध्यास कहना बन नहीं सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांतियों ने उसको उत्तर दिया तथापि इत्यादि करके कि अध्यास है। तो कैसे अध्यास है, इस अध्यास की उपपत्ति भी करनी है। किंतु बताया था कि सत्य और अनृत इनको मिलाकर और क्या मिथ्या अज्ञान है, उपादान कारण जिसका, ऐसा है न, उपादान कारण है जिसका, इस प्रकार का अहम इदम मम इदम, इस प्रकार का व्यवहार होता लोक में दिखाई दे रहा है। और यही अध्यास है, इस बात को बताया। अब पुनः प्रश्न पूछा जा रहा है सिद्धांति के प्रति कि ठीक है अध्यास कह रहे हो आप, तो उस अध्यास का लक्षण क्या है। तो प्रश्न आया यहाँ, आह मतलब पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, क्या कि कह अयम अध्यास, अर्थात अध्यासस्य लक्षणम किम, अध्यास का लक्षण क्या है, ये प्रश्न पूछा। तब उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार कि उच्चते, अध्यास का लक्षण बताने जा रहे हैं। ठीक, अब एक काम करिए, आह इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर शीर्षक दीजिए। क्या शीर्षक देंगे, अथ अध्यास लक्षण भाष्यम, अथ अध्यास लक्षण भाष्यम। हो गया, ये शीर्षक हुआ। और जो युष्मत् अस्मत् प्रत्यय सबसे पहली पंक्ति की नहीं, उसके ऊपर भी शीर्षक दीजिए। क्या, अथ अध्यास प्रतिज्ञा भाष्यम, अध्यास प्रतिज्ञा भाष्यम। युष्मत् अस्मत् इसके ऊपर, अथो अध्यास प्रतिज्ञा भाष्यम, मतलब अध्यास है इस बात की बताने की प्रतिज्ञा की गई है युष्मत् से लेकर नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार यहाँ तक। अब आगे
अध्यास का लक्षण करने जा रहे हैं। तो लक्षण कर रहे हैं भाष्य में उच्यते के आगे, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, यह अध्यास का लक्षण हुआ। बोलिए एक बार, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। ठीक है, तो स्मृति रूप, स्मृति के सदृश, परत्र अर्थात अन्य में, पूर्व दृष्ट का, पूर्व अनुभूत पदार्थ का जो अवभास है अर्थात प्रतीति है, उसको कहते हैं क्या? अध्यास। इस अध्यास के लक्षण में मुख्य लक्षण भाग परत्र अवभास इतना ही है, और बाकी के जो दो पद है स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, ये अध्यास के साधक है, अध्यास को सिद्ध करने वाले। ठीक है, तो स्मृति रूप पूर्व दृष्ट परत्र अवभास, ऐसा समझना है। ठीक है, तो परत्र अर्थात अन्य में, अवभास अर्थात अन्य की प्रतीति, इसको कहेंगे क्या? अध्यास। जैसे उदाहरण सामने है शुक्ति और भान हो रहा है, भास हो रहा है रजत का, तो परत्र शुक्ति में अवभास किसका? रजत का। तो परत्र मतलब जो भाषित हो रहा है रजत, उससे भिन्न ऐसी शुक्ति, उस शुक्ति में, यह अर्थ हुआ परत्र शब्द का। परत्र मतलब अन्य में, किससे अन्य? तो जो प्रतीत होने वाला रजत है उससे अन्य ऐसी जो शुक्ति, उस शुक्ति में अन्य का अवभास, रजत का अवभास, ये हुआ अध्यास। अब प्रश्न होता है कि अध्यास है, लेकिन किसका अध्यास है? तो बता रहे पूर्व स्मृति रूप पूर्व दृष्ट। ठीक है ना, स्मृति रूप मतलब स्मृति के सदृश। स्मृति के सदृश का मतलब होता है जिस प्रकार स्मृति जो होती है वह पूर्व अनुभव जन्य संस्कार से होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो शुक्ति आदि में रजत आदि का अध्यास होता है, वह भी अध्यास कैसा होता है कि वह उसी चीज का अध्यास होता है, उसी चीज की प्रतीति होती है जिसका पूर्व में अनुभव हुआ है। तो पूर्व कहीं पर रजत का अनुभव हुआ है, जरूरत नहीं है कि वो सत्य रजत का ही अनुभव होना चाहिए। मिथ्या रजत का अनुभव हुआ रहेगा, उसके संस्कार अंतकरण में रहेंगे, तो भी शुक्ति आदि में उस रजत का अध्यास हो जाता है। इसलिए कहा पूर्व दृष्ट मतलब पूर्व अनुभूत पदार्थ का जो स्मृति के सदृश अन्य पदार्थ में अवभास, इसका नाम है क्या? अध्यास। यह अध्यास हुआ। ठीक, तो यहां पर स्मृति रूप ये पद आया है, उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं छोटी सी। देखिए, स्मर्यते इति स्मृति, स्मर्यते इति स्मृति बराबर सत्य रजतादि, सत्य रजतादि अर्धविराम तस्य रूपम इव रूपम, रूपम इव रूपम अस्य अस्य इति स्मृति रूप, स्मृति रूप बराबर स्मर्यमाण सदृश, स्मर्यमाण सदृश इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे सादृश्य उक्त्या,
सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदात् अर्धविराम न अन्यथा ख्याति ही न अन्यथा ख्याति ही इति उक्तम भवति ठीक है। अर्थ देखिए भाई, स्मर्यते इति स्मृति, जिसका स्मरण किया जाता है उसको यहां पर बोलेंगे स्मृति। तो कौन हुई फिर स्मृति शब्द से? तो सत्य रजतादि, इसको लेंगे व्युत्पत्ति के बल से। तो सत्य रजतादि तस्य रूपम इव रूपम अस्य, उसके रूप की तरह रूप है जिसका, उसको कहेंगे क्या? स्मृति रूप, अर्थात स्मर्यमान सदृश। स्मर्यमान अर्थात स्मृति ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ होता है जिसको यहाँ पर स्मृति शब्द से लिया, उसके सदृश। अर्थात स्मृति ज्ञान जैसे पूर्वानुभव उससे संस्कार और संस्कार से जन्य होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ का आभास हो रहा है, वो आभास भी, प्रतीति भी उस चीज की होती है जिसका पूर्व में अनुभव रहता है। शुक्ति में रजत का भान उसी को होगा जिसने पूर्व कभी रजत का अनुभव लिया हो। रज्जु में सर्प का भान उसी को होगा जिसने पूर्व कभी सर्प देखा हो, लेकिन वो सर्प का अनुभव होना चाहिए। लेकिन वो सर्प का अनुभव कोई सत्य सर्प का ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्पित जो चित्र में देखा हुआ सर्प है उसका ज्ञान रहेगा तो भी उससे जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से सर्प का आभास हो सकता है। इसलिए कहा स्मृति रूप, और वो भी कैसा? पूर्व दृष्ट, पूर्वानुभूत स्मृति रूप, जो अन्य में अन्य का आभास, उसको कहेंगे क्या? अध्यास। ठीक है। तो देखिए अंदर पढ़ते, और जो आगे लिख के दिया, आप कोई समझेगा भाई ये तो अन्यथा ख्याति जैसा हो गया, तो बोलेंगे अन्यथा ख्याति नहीं यहां आ सकती, क्योंकि लक्षण में स्मृति रूप ये लिखा है। तो टिप्पणी में लिखा है उत्तरार्ध में सादृश्य उक्त्या, स्मृति रूप ऐसा लिखने के कारण सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्य से भेदात्, स्मर्यमान अर्थात स्मरण का जो विषय है पदार्थ, उससे और आरोपित पदार्थ इनका भेद है। ठीक है कि नहीं? तो स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य, आरोपित पदार्थस्य भेदात्, भेद होने के कारण देखिए अन्यथा ख्याति में क्या होता है? अन्यथा ख्याति में बाजार में स्थित जो रजत, उस रजत में विद्यमान जो रजतत्व धर्म, वही धर्म यहाँ पर भाषित होता है। यह अन्यथा ख्यातिवादियों की रीति है, किंतु यहाँ वैसा नहीं है। तो उसके जैसा है, स्मृति रूप है, अर्थात स्मृति का विषयभूत पदार्थ उससे भिन्न है यह आरोपित पदार्थ, वही यहाँ भाषित नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पर अन्यथा ख्याति नहीं है। तो सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्य से भेदात् न अन्यथा ख्याति ही इति उक्तम भवति। लग गया? ये लक्षण हुआ स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास। और एक बात, तो पूर्व दृष्ट ये पद आया है, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। दृष्टम दर्शनम, दृष्टम दर्शनम पूर्णविराम संस्कार द्वारा, संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात्, पूर्व दर्शनात् अवभास्यते, अवभास्यते इति इति पूर्व दृष्टावभास,
पूर्व दृष्टावभास पूर्ण विराम तेन संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मर्यमान आरोप्ययोः स्मर्यमान आरोप्ययोः सादृश्यम उक्तम भवति सादृश्यम उक्तम भवति। ठीक, चलिए अर्थ देखिए। दृष्टम, दृष्टम मतलब दर्शनम अर्थात अनुभव। तो संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभास्यते, है कि नहीं? तो पूर्वानुभव कारण होता है स्मृति के लिए, किंतु साक्षात नहीं। कैसे? संस्कार द्वारा। तो संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात्, पूर्व दर्शन मतलब पूर्व अनुभव, उससे अवभास्यते अवभासित होता है। इति उसको कहते हैं पूर्व दृष्टावभास। अर्थात संस्कार के द्वारा पूर्व जो अनुभूत पदार्थ है उसके द्वारा अवभासित होने वाला अवभास। तेन ऐसा कहने से क्या सिद्ध हुआ? तो संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम, ये दोनों जगह है। संस्कार जन्य ज्ञान है कि नहीं? अनुभव, अनुभव से संस्कार, तो संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय कौन होता है? स्मृति का विषयभूत पदार्थ। उसी प्रकार संस्कार जन्य ज्ञान का विषय कौन होता है? कि आरोपित पदार्थ। ये दोनों में साम्यता है, ठीक है ना? अर्थात संस्कार कारण स्मृति के लिए भी है और संस्कार कारण क्या? आरोपित पदार्थ के लिए भी है, ठीक है? तो देखिए, तो संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम, ये बात स्मर्यमान और आरोप्य इन दोनों पदार्थों में सादृश्य कह दिया। लग गया जी? ये हुआ अध्यास का लक्षण। क्या लक्षण हुआ? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। ठीक है, चलिए आगे। इस लक्षण का अर्थ लिखना हो तो लिख सकते हैं। स्मरण के सदृश पूर्व अनुभूत की अन्य में बराबर अधिष्ठान में अवभास बराबर प्रतीति को अध्यास कहते हैं। अध्यास कहते हैं। हो गया? अब देखिए, तो ये जैसे शुक्ति रजत और रज्जु सर्प यहाँ पर यहाँ दोनों उदाहरणों में इस लक्षण को घटाया, उसी प्रकार सिद्धांत में अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, आत्मा, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म, और उसमें अध्यस्त है कौन? यह जगत। अब अभी जो अध्यास हो रहा है इसके लिए कारण है कौन? कल का अध्यास जन्य संस्कार। उसके लिए कारण है उसके पहले जो अध्यास हुआ था उससे जन्य संस्कार। अर्थात और अभी आज जो अनुभव हो रहा है इस प्रपंच का और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि इन सभी अध्यास ही है सब, तो इससे भी संस्कार रहते हैं और उससे होगा आगे वाला अध्यास। अर्थात पूर्व अध्यास जन्य संस्कार आगे होने वाले अध्यास के लिए कारण है और अनादि परंपरा है। तो पूर्व दृष्ट हुआ और स्मृति के सदृश हुआ और परत्र अर्थात प्रत्येक आत्मा में यह अनात्म पदार्थ का आभास, यही है क्या? अध्यास। ठीक है, अब चलिए आगे। तम
केचित् अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। ठीक, तम तम शब्द का अर्थ लिखिए उत्तम अध्यासम। अभी तक जो अध्यास का लक्षण किया उस अध्यास को ही कुछ लोग अन्य रूप से बोलते हैं, अर्थात दूसरा लक्षण करते हैं। ठीक है, तो केचित, तो केचित शब्द से कौन आएंगे? तो केचित शब्द से लिखिए अन्यथा ख्याति आत्मख्यातिवादिनो हो मतम। केचित करके जो लक्षण आ रहा है अभ्यास का, वो किसके द्वारा? अन्यथा ख्यातिवादी जो नैयायिकादिक है और आत्मख्यातिवादी पूर्व मीमांसक सांख्य वगैरह। अन्यथा ख्याति आत्मख्यातिवादिनो हो मतम। ठीक है, उनके द्वारा लक्षण किया जा रहा है। तो केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदंती, केचित वदंती, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अर्थात ऐसा लक्षण करते हैं अध्यास का। क्या लक्षण करते हैं? तो उन लोगों ने लक्षण किया है अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। ठीक है, अन्यत्र अन्यत्र सुक्तौ अन्य धर्माध्यास, अन्य धर्म अन्य रजत, अन्य धर्म रजत का धर्म जो रजतत्व उसका आभास कहां पर? शुक्ति में, है कि नहीं? ये लक्षण है उनके मत में। ठीक, ये नैयायिकों की रीति से भी लक्षण है और दूसरे कौन? आत्मख्यातिवादी, उनके दृष्टि से भी ये लक्षण है। ठीक है ना? तो आत्मख्यातिवादी है कि नहीं? तो देखिए भाई, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, तो आत्मख्यातिवादी, आत्मख्यातिवादी कौन है? योगाचार। सॉरी है ना, गलती से बोल दिया। आप किसका लक्षण है? आत्मख्यातिवादी योगाचार मत है, अर्थात बौद्ध का एक शिष्य योगाचार उसका है। पूर्व मीमांसक नहीं, पूर्व उनकी आख्याति है। किसकी? पूर्व मीमांसक सांख्यादियों की आख्याति है। और ये विचार चल रहा है किसका? आत्मख्याति और अन्यता ख्याति, है कि नहीं? और आत्मख्याति किसकी है? बौद्ध के 4 शिष्यों में से एक शिष्य जो योगाचार, उनका। ठीक है ना? उनकी क्या है? आत्मख्याति है। उनके मत में शैक्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि वही आत्मा है और बाहर के पदार्थ कुछ नहीं है। और उसका धर्म है आत्मा का, क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा का धर्म है रजतत्व, और वो धर्म अन्य शुक्ति में प्रतीत होता है। इसलिए उनके मत में लक्षण घटित होता है। तो क्या लक्षण है? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, तो अन्यत्र शुक्तौ, शुक्ति में अन्य धर्म का अध्यास, अन्य 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 आत्मा, अन्य आत्मा। कौन आत्मा? क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि है वो आत्मा, और उस वही सब पदार्थ का आकार धारण करती है, अतः रजत का आकार भी वही धारण करती है। तो रजत धर्म, रजतत्व रूप धर्म किसका है? आत्मा का है, क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा का है। किंतु वो धर्म अन्यत्र प्रतीत हो रहा है। कहां पर? शुक्ति में। तो अन्यत्र शुक्ति में अन्य के धर्म का अवभास, क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा का जो धर्म है रजतत्व, उसका अवभास कहां पर? शुक्ति में। तो लक्षण घटित हुआ कि नहीं? क्या दोनों जगह नैयायिकों के मत में भी ये लक्षण घटित हो रहा है और आत्मख्यातिवादी के मत में भी ये लक्षण घटित हो रहा है। ठीक है, तो नैयायिकों के मत में कैसे है? अन्यत्र शुक्तौ, अन्य धर्माध्यास, रजत के धर्म जो रजतत्व उसका अवभास शुक्ति में लक्षण घटित हुआ। अब योगाचार के मत में भी ये लक्षण घटित होता है। अन्यत्र शुक्तौ, अन्य धर्माध्यास, क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि उसके धर्म का अवभास शुक्ति में। तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास ये लक्षण बन गया उनके मत में। हो गया जी। उस पर भी एक वाक्य लिखिए। लाईटला काहीतरी करावं लागतं, कडे दिसायला लय अडचण आहे, अक्षर दिसत नाही एवढ्या लाईटवर, फुला लिहून दिसते, काढलं तर पण नाही। लिखिए
हाँ लिखिए, अन्यथा ख्यातिवादिनः अन्यथा ख्यातिवादिनः अन्यत्र बराबर शुक्त्यादौ अन्य धर्मस्य बराबर स्वावयव धर्मस्य देशांतरस्थ रूप्यादेः अध्यासः इति वदन्ति पूर्णविराम। आत्मख्यातिवादिनः तु बाह्यशुक्त्यादौ बुद्धिरूपात्मनः धर्मस्य रजतस्य अध्यास पूर्णविराम। अंतरस्य रजतस्य बहिर्वत् अवभासः इति वदन्ति। इत्यर्थः। ठीक है, अब दोनों के मत में लक्षण घटा दिया टिप्पणी में। क्या बताया देखिए, अन्यथा ख्यातिवादिनः उनके मत में अन्यत्र प्रति, अन्यत्र शब्द का अर्थ शुक्त्यादौ, अन्य धर्मस्य का मतलब स्वावयव धर्मस्य देशांतरस्थ रूप्यादेः, उनके अवयवों का धर्म जो देशांतर बाजार आदि में स्थित रजत है, रूप वगैरह है, रूप्यादेः अध्यास इति वदन्ति। नहीं है अन्यथा ख्याति वाले, तो उनके मत में लक्षण घटित हुआ, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। ठीक। और आत्मख्यातिवादी जो बौद्ध के मत है, योगाचार, उनके मतानुसार कैसे, तो बाह्य शुक्त्यादौ, बाहर जो शुक्ति इत्यादि है उसमें बुद्धिरूप आत्मनः धर्मस्य रजतस्य, बुद्धिरूप आत्मा का धर्म जो रजत, तो रजत धर्म किसका है, बुद्धिरूप आत्मा का है, वो प्रतीत हो रहा है कहां पर, बाह्य जो अन्य शुक्ति है, तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास हो गया, तो धर्मस्य रजतस्य अध्यास। ठीक। थोड़े में उनके मत में अंतरस्य रजतस्य बहिर्वत् अवभास, रजत कहाँ है, अंदर है, भास का आ रहा है बाहर, तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास हो गया, ये उनके मत में अध्यास हुआ। ठीक है। अब और आगे दूसरे कुछ लोग आ रहे हैं केचित करके, उसके पहले ख्याति कितनी प्रकार की है उस बात को एक श्लोक लिखाकर जान लेते हैं हम लोग। और देखिए, आत्मख्याति, रसत ख्याति, आत्मख्याति, रसत ख्याति, रख्याति, रख्याति एक शब्द हुआ, आत्मख्याति, रसत ख्याति, रख्याति। आगे ख्यातिरन्यथा, ख्यातिरन्यथा पूर्ण विराम, तथा निर्वचनीय ख्याति,
तथा अनिर्वचनीय ख्याति रेतत्तु ख्याति पंचकम। रेतत्तु ख्याति पंचकम पूर्ण विराम। विज्ञान शून्य मीमांसा, विज्ञान शून्य मीमांसा तर्काद्वैत विदाम मतम। तर्काद्वैत अद्वैत विदाम मतम पूर्ण विराम। देखिए, आत्मख्याति ही एक, असत ख्याति ही दो, अख्याति ही तीन, ख्याति अन्यथा अर्थात अन्यथा ख्याति कितनी हुई? चार। तथा अनिर्वचनीय ख्याति ही पांच। एतत्तु ख्याति पंचकम, ये पांच ख्याति है। किनकी ये ख्याति है पांच? तो कह रहे विज्ञान, तो विज्ञानवादी जो योगाचार है उसकी ख्याति है आत्मख्याति। शून्यवादी जो माध्यमिक है उसकी ख्याति है असत ख्याति। और मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा उनकी है अख्याति, क्रम से यथा क्रम से। और ख्याति अन्यथा ख्याति किसकी? तर्क अर्थात नैयायिकों की। और अद्वैत विदाम अंतिम की अनिर्वचनीय ख्याति है किनकी? वेदांतियों की। तो पांच लोगों की पांच ख्याति हुई। तो पहला लक्षण जो किया था भाष्यकार भगवान ने, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभास, वो अनिर्वचनीय ख्याति को लेकर है। और फिर दूसरा तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, इसमें दो मत आ गए। एक बौद्ध का आत्मख्याति वालों का मत है और दूसरा अन्यथा ख्याति वालों का है। ठीक है। और आगे केचित्तु यहाँ जो आ रहा है वो आख्याति मत आ रहा है। फिर उसी के आगे अन्य तु ये जो आएगा वो आएगा असत ख्याति वालों का मत। ठीक है। अब इसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात लिख लेते हैं कि बौद्धों के चार शिष्य जो है वो कौन कौन है और उनका सिद्धांत क्या है, क्योंकि बार बार ये बात आती रहेगी। तो लिखिए बौद्ध, उसके चार विभाग करके दिखाइए, नीचे रेश के खींचकर बौद्ध शब्द पंक्ति के बीच में लिखिए। उसके चार शिष्य, नीचे रेश रेखा खींचकर चार बात को दिखाइए। चार, उसमें नंबर एक माध्यमिक, नंबर दो योगाचार, नंबर तीन सौत्रांतिक और नंबर चार वैभाषिक। ठीक है। देखो भाई, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक हो गया। अब जो माध्यमिक है उसका मत लिखिए एक दो पंक्ति में। माध्यमिक मत में बाह्य और अंतर सब शून्य है, सब शून्य है। अतः वह सर्वशून्यवादी कहे जाते हैं। अतः वह सर्वशून्यवादी कहे जाते हैं। ठीक, ये उसका मत हुआ माध्यमिक का। उनके मत में न बाह्य कुछ पदार्थ है न अंतर कुछ पदार्थ है, कुछ नहीं है, केवल एक ही तत्व है। वो कौन? शून्य तत्व है। अतः सर्वशून्यवादी, शून्यम शून्यम, बस सब कुछ शून्य ही है। और जो भी प्रतीत हो रहा है वो सब झूठा है, असत है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है जी, ये असत ख्याति वाले हुए। आगे चलिए। अब दूसरा जो योगाचार है उनका क्या मत है उसको लिखिए। तो योगाचार मत में बाह्यार्थ शून्य है,
बाह्यार्थ शून्य है, किंतु अंतर विज्ञान सत्य है। अंतर विज्ञान सत्य है। पूर्ण विराम। वह क्षणिक विज्ञान को ही, वह क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि को ही, क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा कहते हैं। प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला, प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला विज्ञान रूप आत्मा ही विज्ञान रूप आत्मा ही बाह्य आकार से प्रतीत होता है। बाह्य आकार से प्रतीत होता है। अतः इस मत को क्षणिक विज्ञानवादी अथवा बाह्यार्थ शून्यवादी कहते हैं। बाह्यार्थ शून्यवादी कहते हैं। हो गया? क्या हुआ इनके मत में? योगाचार के मत में बाह्यार्थ शून्य है, किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा बैठा हुआ है। बाह्य कुछ नहीं है, और बाहर जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे सब क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि, जो आत्मा है अंदर, वही बाहर के सभी पदार्थ का आकार धारण करता है। ज्ञाता, ज्ञान, नेय, घट, पट आदि सभी पदार्थों का आकार वह आत्मा ही धारण करता है। अतः इनका मत क्या हुआ? क्षणिक विज्ञानवादी इनको कहते हैं। ठीक है? और वो क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा इनके मत में प्रत्येक क्षण में क्या होता है? नष्ट होता है। ठीक है? और वही बाह्य आकार से प्रतीत होता है। इसलिए एक क्षणिक विज्ञानवादी, इनको क्या कहते हैं? क्षणिक विज्ञानवादी। और दूसरे में बाह्यार्थ शून्यवादी। अंदर तो है आत्मा, किंतु बाह्य कुछ अर्थ नहीं है, शून्य है। दोनों में अंतर हुआ। पहला जो मत था माध्यमिक का, वो कैसा था? सर्वार्थ शून्यवादी। बाहर अंदर कुछ नहीं, सब शून्य ही है। और इनके मत में बाहर शून्य है, किंतु अंदर क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है। हो गया? तीसरा मत लिखिए। सौत्रांतिक मत में बाह्यार्थ तो है, सौत्रांतिक मत में बाह्यार्थ तो है, परंतु क्षणिक होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु वे सब बाह्य पदार्थ अनुमेय होते हैं। वे सब बाह्य पदार्थ अनुमेय होते हैं। अनुमेय होते हैं। लग गया? देखो भाई, ये सौत्रांतिक का मत हुआ। इसके मत में बाह्यार्थ है, तो देखिए क्या क्या अंतर हो रहा है। पहले माध्यमिक मत में बाहर अंदर कुछ नहीं है, शून्य ही शून्य है। लग गया कि नहीं? और योगाचार के मत में अंदर विज्ञान रूप आत्मा है, किंतु बाहर कुछ नहीं है। और सौत्रांतिक मत में बाह्य पदार्थ है, किंतु उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वो क्षणिक है। फिर उसका ज्ञान कैसा होता है? अनुमान प्रमाण से होता है। अनुमेय है बाह्य पदार्थ। किनके मत में? सौत्रांतिक मत में। फर्क समझ में आ रहा है ना? फिर अंतिम का मत, वैभाषिक मत में, वैभाषिक मत में बाह्यार्थ है,
बाह्यार्थ है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है। और उसका प्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है। पूर्ण विराम। आगे सौत्रांतिक और वैभाषिक दोनों सौत्रांतिक और वैभाषिक दोनों बाह्य और अंतर उभयात्मक पदार्थ मानते हैं। उभयात्मक पदार्थ मानते हैं। बाह्य और अंतर उभयात्मक पदार्थ मानते हैं। अतः उन दोनों को सर्वास्तित्ववादी कहते हैं। सर्वास्तित्ववादी कहते हैं। सर्वास्तित्ववादी कहते हैं। ठीक। सौत्रांतिक वैभाषिक बाह्य अंतर पदार्थ मानते हैं, किंतु दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या सौत्रांतिक जो है वो बोलते हैं कि बाह्य पदार्थ भी है, किंतु क्षणिक होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। और वैभाषिक भी बाह्य पदार्थ अंतर पदार्थ मानते हैं और प्रत्यक्ष भी मानते हैं। ये दोनों में फर्क होगा। 4 मत समझ में आए। माध्यमिक मत सर्व शून्य, शून्यम शून्य, बाहर अंदर कुछ नहीं, शून्य ही है। योगाचार मत बाह्य पदार्थ कुछ नहीं, शून्य है, किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है। ठीक। सौत्रांतिक बाह्य अंतर पदार्थ है, किंतु क्षणिक होने से प्रत्यक्ष नहीं होता है। और वैभाषिक बाह्य अंतर पदार्थ है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है। समझ में आया अब 4 मतों का। अब जो ये केचित करके लक्षण किया था, तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदंती, तो इसमें इस लक्षण में कौन कौन आ गए? एक तो अन्यथा ख्याति वाले हुए और एक आत्म ख्याति वाले। आत्म ख्याति वाले कौन है? योगाचार। ठीक है। और अन्यथा ख्याति वाले नहीं है। अब आगे चलिए। केचित तू, आगे पंक्ति आ रही है, मिला पंक्ति? हाँ। तो केचित करके किसका मत आ रहा है यहां पर? अब तो केचित करके मत आ रहा है आख्याति वालों का। किसका? आख्याति। हाँ, आख्याति मत। तो क्या कर रहे हैं? उसको लक्षण कर रहे हैं उनके मत में। केचित तू यत्र यत अध्यास तत् विवेक अग्रह निबंधनो भ्रम इति, ये उनका लक्षण है। यत्र, जहां यत अध्यास, जिसका अध्यास हो रहा है, जैसे यत्र यत्र सुक्तो, यद अध्यास रजत अध्यास, वो क्यों हो रहा है? तद विवेक अग्रह निबंधन, निबंधन मतलब निमित्त, दोनों का विवेक न रहने के कारण। यद्यपि शुक्ति अलग पदार्थ है, सत्य पदार्थ है, रजत अलग पदार्थ है। शुक्ति का ज्ञान अलग है, रजत का ज्ञान अलग है, किंतु ये 2 पदार्थ है और ये 2 ज्ञान है, ऐसा विवेक उस समय रहता नहीं है। इसलिए दोनों मिलाकर एक जैसे भासते हैं, विशिष्ट व्यवहार हो रहा है, इसलिए वो भ्रम है। किंतु ऐसा देखा जाए तो 2 ज्ञान अलग अलग है। जैसे अयम सर्प, इसमें 2 अंश है, एक अयम अंश, एक सर्प अंश। इदम रजतम, इसमें भी इदम अंश रजत अंश। तो इदम ये किसका है? शुक्ति का है, जो प्रत्यक्ष है, और रजत यह स्मृति ज्ञान है। तो 2 ज्ञान है, 2 पदार्थ है, अलग अलग है, किंतु अनादि क्या विवेक न रहने के कारण दोनों एक जैसे भासते हैं, इसीलिए वो क्या है? भ्रम है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। यत्र यद अध्यास तद विवेक अग्रह निबंधन भ्रम। लग गया इतना? इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, एक टिप्पणी इस लक्षण पर। यत्र यद अध्यास आया ना, यत्र
यस्य अध्यासः यत्र यस्य अध्यासः लोक प्रसिद्धः तयोः अर्थयोः तद्ध्योः च भेदाग्रहे सति तन्मूलः भ्रमः। ठीक है, तन्मूल भ्रम पूर्ण विराम। आगे इदम रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहारः इति वदन्ति। विशिष्ट व्यवहारः इति वदन्ति पूर्ण विराम। तैः अपि विशिष्ट व्यवहार अन्यथानुपपत्त्या विशिष्ट भ्रांतेः स्वीकार्यत्वात् परत्र परावभास सम्मति इति भावः। परत्र परावभास सम्मति इति भावः। परत्र परावभास सम्मति हो गया। चलिए अर्थ को देखिए भाई, क्या कह रहे? यत्र सुक्तौ, यत्र मतलब सुक्ति में, यस्य आभास रजतस्य आभास, लोक प्रसिद्ध ये बात। तयो अर्थयो, वो दो अर्थ कौन कौन? सुक्ति और रजत। और उन तद्धियो, उन दोनों की बुद्धि, दोनों का ज्ञान, सुक्ति का ज्ञान, रजत का ज्ञान। इदम रूप से सुक्ति का प्रत्यक्ष और रजत की स्मृति। धियो च भेदाग्रहे, यद्यपि दोनों का भेद है किंतु अग्रहे मतलब भेद का ग्रहण न होने के कारण, है कि नहीं? भेदाग्रहे सति, भेदाग्रह होने पर तन्मूल, उसी के कारण से भ्रम होता है, भेद का ग्रहण न होने से। ठीक है, तो इदम रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहार, ये विशिष्ट व्यवहार है, दोनों को मिलकर व्यवहार है। इति वदंती, तयि अपि, उन लोगों ने भी विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति, विशिष्ट व्यवहार हो रहा है तो विशिष्ट व्यवहार की संगति तब लगेगी जब भ्रम को मानेंगे। भ्रम को नहीं मानेंगे तो विशिष्ट व्यवहार क्यों हो रहा है? फिर दो अलग अलग ज्ञान है तो, अतः उनको भी यह अनुभव भ्रम है ऐसा बोलना ही पड़ता है। कौन सा? इदम रजतम इत्यादि। तयि अपि विशिष्ट व्यवहार अन्यथानुपत्त्या विशिष्ट भ्रांति स्वीकार्यत्व, विशिष्ट भ्रम का स्वीकार उन्होंने भी किया है, अतः उनके मत में भी ये बात आ जाती है, परत्र परावभास। ठीक, चलिए तो ये हुआ भाई केचित यत्र यदध्यास तद विवेक अग्रह निबंधन भ्रम इति। और कितने मत हुए अभी तक? 3। ठीक है, अब आगे अन्येतु, और एक मत आ रहा है। तो अन्येतु से किसका मत आ रहा है? फिर शून्य मत, शून्यवादी। कौन है शून्यवादी? शून्यवादी कौन है? माध्यमिक, सर्वशून्यवादी है वो, है कि नहीं? शून्यम माध्यमिक मत है उनका, यह मत है। और उनकी ख्याति, कौन सी ख्याति? उनकी असत ख्याति, है कि नहीं? कुछ कोई पदार्थ है ही नहीं है, सब असत ही है, तो भी उसकी प्रतीति हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? असत ख्याति। शून्यम, सब कुछ शून्य है, रजत भी शून्य है, शुक्ति भी शून्य है।
तो भी सुक्ति में रजत प्रतीत हो रहा है, अर्थात असत की प्रतीति हो रही है, अतः उनका मत असत ख्याति वाली। ठीक है जी। तो चलिए, अन्य तो यत्र यद अध्यास तस्य एव, ठीक है ना, तस्य एव, तस्य एव मतलब तस्य एव, इसका अर्थ लिखिए, तस्य एव अधिष्ठानस्य सुक्त्यादेः एव, तस्य एव का अर्थ अधिष्ठानस्य सुक्त्यादेः एव। आगे क्या आया, विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते, ठीक है ना, उस अधिष्ठान सुक्ति का ही विपरीत धर्मत्व आचक्षते, मतलब विपरीत धर्म की कल्पना करते हैं। तो विपरीत धर्मत्व कल्पना मतलब क्या, इसका भी अर्थ लिखिए, विपरीत धर्मत्व कल्पनाम, इसका अर्थ लिखिए, विपरीतः बराबर विरुद्धः, विपरीतः बराबर विरुद्धः धर्मः यस्य, विरुद्ध धर्म यस्य तद्भावः, तद्भावः कौंस में लिखिए, विपरीत धर्मत्वम, कौंस बन, विपरीत धर्मत्वम, कौंस बन, तस्य, तस्य रजतादेः, तस्य रजतादेः अत्यंत असतः, अत्यंतासतः कल्पनाम आचक्षते, कल्पनाम आचक्षते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो यत्र यदाध्यास, जहां शुक्त्यादि में अध्यास हो रहा है, तस्य एव अधिष्ठान जो शुक्ति है उसी का ही विपरीत धर्मत्व कल्पना, उसमें ही विपरीत धर्म की प्रतीति हो रही है। किसकी हो रही, लेकिन विपरीत मतलब विरुद्ध, कि जो धर्म शुक्ति में नहीं है उस विरुद्ध धर्म की, किसकी, रजत की। और वो कैसा है, लेकिन असत, शुक्ति में रजत नहीं है, असत है, जगत में भी कहीं नहीं है, क्योंकि सब शून्य ही है, तो न तो शुक्ति है न तो रजत है। तो असत ऐसे, अविद्यमान ऐसे रजत आदि धर्म की प्रतीति शुक्ति में हो रही है। तो तस्य एव विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षते, विपरीत धर्म की कल्पना ये लोग करते हैं, आचक्षते कुर्वन्ति इति। लग गया, ये हो गए कौन, माध्यमिक मत वाले। ठीक है, तो कितनी ख्याति हुई, चार। पहले लक्षण में 2 हुई, आत्मख्याति अन्यता ख्याति, यत्र यदाध्यास इत्यादि में अख्याति हुई, और अन्य तो इत्यादि में असत ख्याति हुई, तो 4 हुई। ठीक है, इति। अब आगे चलिए, अब आगे भाष्यकार भगवान कह रहे, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। मिला पंक्ति, सर्वथा अपि, ठीक है ना, मतलब भाष्यकार भगवान का कहना है कि हमने जो लक्षण किया है परत्र परावभास, यह लक्षण सभी के लक्षण में अनुगत है। ठीक है, सर्वथापि तु क्या, अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न विविचरति, इसका कहीं विचार नहीं है। मतलब अंतर कहाँ है फिर, अधिष्ठान और आरोप्य, इसके बारे में मतभेद है, और ख्याति को कौन किसको मान रहा है इसमें मतभेद है, किंतु अन्य जगह अन्य धर्म की प्रतीति हो रही है, इसमें तो किसी का मतभेद नहीं है, ये सब जगह अनुगत है। तो कोई अधिष्ठान मान रहा है, सब शून्य कोई मान रहा है, कोई अन्य पदार्थ बाहर है उसमें अन्य पदार्थ मान रहा है। अधिष्ठान और आरोप्य के बारे में मतभेद है, किंतु अन्य में अन्य की प्रतीति हो रही है, इसके बारे में किसी का मतभेद नहीं है। इसलिए कह रहे सर्वथा अपि,
ठीक है ना। सर्वथा अपि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। लग गया। इस पर थोड़ा लिखते हैं। हाँ, एतेषु मतेषु परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम कंस में लिखिए ऐकमत्यम। ऐकमत्यम कंस बंद। आह सर्वथा अपि पूर्ण विराम अन्यथा ख्यातित्वादि प्रकार विवादे अपि अन्यथा ख्यातित्वादि प्रकार विवादे अपि कंस में लिखिए अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि। अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि कंस बंद। अपि कंस बंद हो ना। आगे परत्र परावभासत्व लक्षणम परत्र परावभासत्व लक्षणम अध्यासः अध्यास न जहाति इत्यर्थः। न जहाति इत्यर्थः। पूर्ण विराम हो गया। आगे एक वाक्य शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य देशांतरे बुद्धौ वा देशांतरे बुद्धौ वा सत्वायोगात् अर्धविराम शून्यत्वे प्रत्यक्षत्व अयोगात् अर्धविराम शुक्तौ सत्वे बाद अयोगात् मिथ्यात्वम एव इति भावः। मिथ्यात्वम एव इति भावः। ठीक, अर्थ को देखिए भैया। तो एतेषु मतेषु ये जो चार मत बताए, ठीक, योगाचार मत, माध्यमिक मत, अन्यथा ख्याति वालों का मत, अख्याति वालों का मत, ये सब चार ख्याति हुई कि नहीं? बाकी अनिर्वसनीय ख्याति को छोड़कर चार ख्याति। तो इन सभी मतों में तो सर्वथापि कर रहे भाष्यकर भगवान, सर्वथापि तो अन्य से अन्य धर्मावभासता न विचरति। मतलब इन सभी मतों में परत्र परावभासत्व जो लक्षण किया गया है भाष्यकार भगवान ने, लक्षण संवादमार्थक ऐकमत्यम, इन सभी के मत में यह बात अनुस्यूत है। कौन सी? परत्र परावभास। ये अन्य अन्य लक्षण कर रहे हैं तो भी उनके सबके मत में ये धागा, ये सूत्र तो है। कौन सा? अन्यत्र परत्र परावभास। ठीक है, तो तात्पर्य क्या? तो लिख दिया अन्यथा ख्यातित्वादि प्रकार विवादे अपि। कोई अन्यथा ख्याति मान रहा है, कोई असत ख्याति मान रहा है, कोई अख्याति मान रहा है, तो अलग अलग इसके बारे में विवाद होने पर भी, अर्थात
अधिष्ठान का स्वरूप क्या है, आरोप्य का स्वरूप क्या है, इसके बारे में विवाद होने पर भी सभी के लक्षणों में परत्र पराभासत्व, ये जो लक्षण है वह अध्यास का लक्षण अनुस्यूत ही है, उसका त्याग किसी के द्वारा नहीं हो रहा है। लग गया अर्थ? किंतु उन लोगों का मत उचित है ये बात नहीं, वो तो खंडनीय मत है। जैसे कह रहे तो शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य देशांतरे बुद्धौ वा सत्वयोगात्, पहला जो मत था किसका, आत्मख्याति वालों का और अन्यथा ख्याति वालों का। तो आत्मख्याति वाले क्या कहते हैं योगाचार, कि रजत कहाँ है, अंदर विद्यमान है, आत्मा रूप से भाषित हो रहा है बाहर, वो उनका कहना ठीक नहीं है। और अन्यथा ख्याति वालों का भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो रजत मानते कहाँ पर, बाजार में, उसमें रजतत्व धर्म है, और उसकी प्रतीति मान रहे कहाँ पर, शुक्ति में। तो दोनों मत ठीक नहीं है। तो नैयायिकों का मत ठीक क्यों नहीं है, तो उनको पूछेंगे भाई दोष यदि नेत्र में है और दोष होने के कारण तुम बाजार के रजत का धर्म रजतत्व सामने शुक्ति में मानते हो, तो वहां के भी बहुत सारे पदार्थ हैं और यहां से लेकर बाजार तक बीच में बहुत वृक्ष पेड़ पौधे आदि सब है, वो सब के सब यहां दिखने चाहिए। दिखते हैं क्या? नहीं। अच्छे नेत्र जिसके है उसको भी दीवार के उस पार क्या है वो दिखाई नहीं देता, तो नेत्र में दोष मानकर वहां का धर्म यहां मानना ये कोई बात ठीक नहीं है। एक बात ठीक है। और लोगों को जब ज्ञान हो जाता है शुक्ति का और बात हो जाता है रजत का, नेदम रजतम, तब ऐसा अनुभव तो किसी को नहीं आता क्या, कि मुझको इस शुक्ति में बाजार के रजत का धर्म प्रतीत हुआ था, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। इसलिए अन्यथा ख्याति ठीक नहीं है। उसी प्रकार योगाचार की आत्मख्याति वो भी ठीक नहीं है। क्यों? तो वो रजत मान रहा है कहां पर, आत्मा में अंदर, और भाषित हो रहा है बाहर। किंतु जब शुक्ति का ज्ञान होने के बाद जब रजत की निवृत्ति हो जाती है, तब ऐसा अनुभव किसी को नहीं आता है क्या, कि मेरे अंदर रजत था और मुझको बाहर प्रतीत हुआ था, ऐसा बोलता है क्या कोई? नहीं बोलता है। क्या बोलता है फिर, कि मिथ्या ही रजत की मुझे प्रतीति हुई थी, ऐसा बोलता है। इसीलिए आत्मख्याति भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, यदि अंदर क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा ही रजत है या आत्मा में रजत है, तो प्रतीति होनी चाहिए थी मयि रजतम, क्या मेरे में रजत है, क्यों अहम रजतम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए थी। ऐसी होती है क्या? नहीं। प्रतीति कैसी होती है फिर? इदम रजतम, ऐसी होती है। इसीलिए आत्मख्याति वालों का मत भी ठीक नहीं है। इस पहले वाक्य में उसका खंडन किया। शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य, शुक्ति में अपरोक्ष है रजत, उसको देशांतर में मानना कि वह बुद्धि में मानना, सत्व उसका मानना, ये ठीक नहीं है। सत्व योगा दोनों का खंडन हुआ। फिर आगे का वाक्य क्या, शून्यस्य प्रत्यक्षत्व योगा। शून्यवादी कौन? माध्यमिक है कि नहीं, शून्यम शून्यम कहने वाला, तो वो होता है कि शून्य ही है, शून्य तत्व ही रजत रूप से प्रतीत हो रहा है, असत की प्रतीति हो रही है, तब उसको कहेंगे शून्यत्वे। यदि उस रजत को शून्य मानेंगे अर्थात असत मानेंगे, तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि रजत का प्रत्यक्ष होता है। और असत पदार्थ किसी को भी दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि असत का भी प्रत्यक्ष हो जाए तो अंधपुत्र का प्रत्यक्ष होना चाहिए, षष्ठुंग का प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए शून्य रूप उसको मानना ये भी ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि प्रत्यक्ष होता है। इसका खंडन कर दिया। शून्यत्वे प्रत्यक्षत्व योगा। फिर आगे कोई लोग क्या मानते, दो ज्ञान का अविवेक है कि नहीं, वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। कौन ख्याति है वो? दो ज्ञान का अविवेक मानकर प्रतीत हो रहा है, ऐसे मानने वाली की ख्याति कौन सी है? अख्याति। कौन सी ख्याति है? अख्याति। किसकी है? पूर्व मीमांसक और सांख्य आदियों की, ठीक है ना। उनका भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इदम रजतम यहाँ पर दो ज्ञान का अविवेक रहेगा, तो शुक्ति का ज्ञान होने के बाद जिसका भ्रम निवृत्त हो जाता है, उसको इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए कि मेरे को दो ज्ञान था,
किंतु दो ज्ञान का विवेक न रहने के कारण मुझको ये विशिष्ट ज्ञान हुआ, ऐसा उसको लगना चाहिए, किंतु ऐसा तो लगता नहीं है। इसलिए क्या दो ज्ञान का अविवेक है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान भ्रम हो रहा है, ये कहना भी ठीक नहीं है। ठीक। दूसरी बात, जहां भी स्मृति होती है वहां पर तत्ता उसकी प्रतीति होती है कि नहीं? मतलब परोक्षता, वो मुझे भाषा था, प्रतीत हुआ था, ऐसा होता है। और यहाँ पर यदि इदम रजतम, यहाँ पर रजत अंश में स्मृति है तो तत्ता अंश की भी प्रतीति होनी चाहिए, जबकि वो नहीं हो रही है। अतः ये कहना भी, आख्याति वालों का कहना भी ठीक नहीं है। और कोई एक और भी ख्याति मानते, सत्ख्याति, वो तो कहते शुक्ति के अवयव के साथ रजत के भी अवयव होते हैं, अर्थात शुक्ति में रजत है और दोष के कारण उस शुक्ति में जो छिपा हुआ रजत है वो अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वो भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि शुक्ति में यदि सत्य रजत रहता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए। वो अंतिम के वाक्य में कहा शुक्तौ सत्वे, शुक्ति में यदि रजत विद्यमान मानोगे तो बाद अयोगा, बाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी शुक्ति इकट्ठा करके जलाई तो उसमें भस्म में रजत मिलना चाहिए, क्योंकि रजत सामान्य अग्नि से जलता नहीं है, ये भी नहीं होता है। अतः यह मत भी ठीक नहीं है। किसका? सत्ख्याति यदि कोई मानता है तो वो भी कहना ठीक नहीं है। फिर रजत प्रतीत तो हो रहा है, फिर है कैसा वो मिथ्या है। ठीक है, ये वेदांत मत है, अनिर्वचनीय रजत है। तो वही कहा शुक्तौ सत्वे बाद अयोगात मिथ्यात्वम एव इति। लग गया पंक्ति? चलिए, तो मूल भाष्य में क्या है? सर्वथा अपि तू अन्यस्य अन्य धर्माभासताम न विविचरति। ठीक है, तथा च लोके अनुभवः। ठीक है ना? मतलब आरोपित पदार्थ मिथ्या होता है, इस बात को बताने के लिए कोई युक्ति की भी जरूरत नहीं है, वो तो सब लोगों को अनुभव सिद्ध है। इस बात को कह रहे तथा च लोके अनुभव, लोक को अनुभव है। क्या अनुभव है लोक को? शुक्ति में मिथ्या रजत मुझे प्रतीत हुआ था, ऐसा ही अनुभव सब लोगों को होता है, ये कह रहे हैं। तथा च लोके अनुभव, क्या अनुभव? शुक्ति का ही रजतवत अवभासते, शुक्ति ही रजत की तरह प्रतीत होती है। ठीक है ना? मतलब शुक्ति रजत नहीं है, रजत की तरह प्रतीत होती है, अर्थात शुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, यह सब लोगों का अनुभव है। शुक्ति का ही रजतवत अवभासते। लग गया जी? आगे एकश चंद्र सद्वितीयवत, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। चंद्र कितना है? एक, किंतु कभी कभी दो की तरह दिखता है। कब दिखता है? जब रात में चंद्र आकाश में दिखाई दे रहा हो और उस समय आप चंद्र की तरफ देखेंगे और आंख में ऐसे अंगुली डालेंगे तो कितना चंद्र दिखता है? दो चंद्र दिखता है। एक दिखता कितना है? दो दिखता है। ठीक है कि नहीं? उसी प्रकार ब्रह्म तत्व आत्म तत्व एक होने पर भी अनादि अविद्या के कारण जीव और ब्रह्म इस रूप से दो की तरह भासता है, वस्तुता दो नहीं है, एक ही ब्रह्म तत्व है। वही कह रहे तथा चलो के अनुभव शुक्ति का ही रजतवत अवभासते एकश चंद्र सद्वितीयवत इति। लग गया इतना? बस हो गया समय। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य